एपिसोड 38। ईशा अपने कमरे में सोफे पर एकदम गुमसुम सी बैठी कुछ सोच रही होती हैं। साथ ही अपनी सोच में गुम होने के साथ वो लाए हुए टोमेटो खा रही होती हैं। इस समय ईशा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो, क्योंकि वो बस एक जिंदा लाश की तरह नजर आ रही होती हैं जो जिंदा तो थी, मगर उसने जीने की आस कहीं छोड़ दी थी। ईशा अपनी सोच में गुम ही थी, उतने में ही उसके कानों में कली की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर ईशा अपने होश में आती हैं। कली ईशा को देखते हुए, मैडम आप ये खाना खा लीजिए, आप ये टमाटर क्यों खा रही हो? ये बोलते हुए ही कली खाने की प्लेट ईशा के सामने कर देती हैं। कली की आवाज से ईशा अपने होश में आती हैं और होश में आते ही वो कली को देखने लगती हैं जो उसे ही देख रही थी, जिसे ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाकर ईशा उसे कुछ भी नहीं बोलती हैं और खाने की प्लेट को नजरें झुकाकर देखने लगती हैं, जिसमें काफी सारा खाना रखा था, जिसे देख ईशा धीरे से कली को उस कमरे से बाहर जाने का इशारा करती हैं, जिसे समझ कली भी वहां से बाहर निकल जाती हैं और ईशा भी अब कली का लाया हुआ खाना खाने लगती हैं। मगर आज ईशा वो पुरानी बाली ईशा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि वो कोई खोई हुई ही ईशा लग रही थी जो पहली बाली ईशा से काफी ज्यादा अलग थी। पहले बाली ईशा हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए रहती थी, यहाँ तक खुद पर जुल्म करने के बाद भी उन दोनों जल्लाद से अच्छी तरह से बातें भी करती थी, मगर आज की ईशा काफी ज्यादा खोई हुई थी। ईशा थोड़ा सा ही खाना खाती है और उसका पेट भर जाता है, जिसके बाद वो उस खाने को वैसे ही छोड़ अपने बेड पर आकर बैठ जाती हैं और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या अब तेरी जिंदगी ऐसी ही होने वाली है ईशा, जहाँ पर तुझे इन दोनों हैवान जल्लाद पतियों के साथ रहना होगा? ये बोलते हुए ही ईशा की आंखें हल्की नम सी हो जाती है। बचपन में तो तुझे कभी भी कोई भी चीजें हमेशा एक ही मिला करती थी, यहाँ तक त्योहार पर भी पापा और भाई दोनों भी एक ही जोड़ी कपड़े लाकर दिया करते थे, जन्मदिन में ही हर कोई बस एक ही गिफ्ट लाकर देते थे। मगर आज देख किस्मत ने भी तेरे साथ कैसा खेल खेला है जो तू दो पतियों की पत्नी बन बैठी। मगर तेरे दोनों ही पति तुझे प्यार नहीं करते हैं, ना ही उन्हें तेरी कोई परवाह है। अगर उन्हें तेरी जरा सी भी परवाह होती या प्यार होता तो वो तेरे साथ इतना ज्यादा ना किए होते जो वो दोनों ही करते हैं। अगर उन्हें तुझसे प्यार होता तो वो तुझे तेरो मर्जी के बिना नहीं छूते, ना ही तेरी मर्जी के बिना तेरे करीब भी आते। पर वो दोनों तो बस हमेशा तुझ पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे तू कोई खाने पीने का सामान हो और तुझ में कोई जान ही ना हो। और जब उन दोनों को ही तेरी परवाह नहीं है तो तू क्यों उनके बारे में सोच रही है? तुझ में मरने इतनी हिम्मत तो नहीं है ईशा, ना ही तू खुद को खत्म करने के बारे में सोच भी सकती है, क्योंकि तुझे पता है तेरे मम्मी पापा और भाई तीनों ही तुझसे प्यार करते हैं। वो तीनों ही तुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और तुझे पता है मम्मी पापा ने तुझे खुद से दूर नहीं किया है, बल्कि इन दोनों हैवान ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मगर मम्मी पापा तुझे याद कर रोते होंगे, ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए तू मर नहीं सकती है, अगर तू मर गई तो मम्मी पापा कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तू मर नहीं सकती हैं। ये बोलते हुए ही ईशा रो पड़ती है और रोते हुए ही बेड पर एकदम सिकुड़ कर लेट जाती हैं। रात का समय, दोनों ही भाई जब घर लौट कर आते हैं तो उन्हें आज फिर से ईशा हॉल में नहीं दिखती हैं, ना ही उसकी कोई भी आवाज उन्हें अपने कानों में सुनाई देती हैं, जिस कारण दोनों ही भाई की आंखें हल्की सी मायूस सी हो जाती हैं, क्योंकि 2-3 दिनों में उन्हें घर आते ही ईशा की आवाज सुनने की आदत जो पड़ गई थी। मगर आज 2 दिन हो चले थे जब उन्हें ईशा की वो प्यार भी आवाज सुनाई नहीं दी थी, यहाँ तक ईशा का उन्हें प्यार से हनी बोलना वो भी सुनाई नहीं दिया था, जिस कारण दोनों की ही आंखें मायूसी से भरी होती हैं। व्यूहान हॉल में ही एक तरफ खड़ी कली को देख उससे बोला, ईशु कमरे से बाहर नहीं निकली और उसने कुछ खाया या नहीं? ये बोलते हुए ही व्यूहान की बातों में ईशा के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। कली अपना सर झुकाए ही, सर मैडम दोपहर को कमरे से बाहर निकली थी और मैंने उन्हें खाना भी उनके कमरे में ले जाकर दे दिया था।
जिसके बाद मैडम ने मुझे बाहर भेज दिया तो मैं भी आ गई, पर उसके बाद मैडम बाहर नहीं निकली। ये बोलते हुए ही कली को काफी ज्यादा डर लग रहा था। कली की बात सुन व्यूहान कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि वो बस ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। ठीक उसी के साथ यूहान भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब दोनों ही भाई अपने कमरे के पास आते हैं और जैसे ही डोर खोलते हैं, वैसे ही उन दोनों की ही आंखें एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एपिसोड 39। जैसे ही दोनों भाई कमरे के पास आते हैं और डोर को अंदर की तरफ धकेलते हैं, ठीक वैसे ही व्यूहान और यूहान दोनों की ही आंखें हैरानी से एकदम फेल सी जाती हैं और वो दोनों जल्दी से कमरे के अंदर आ जाते हैं। इस समय कमरे में एकदम अंधेरा छाया हुआ था और वहां पर जरा सी भी रोशनी नहीं थी। यहाँ तक कमरे की सारी खिड़की दरवाजे सभी भी बंद थे। बस एक खिड़की को छोड़कर यूहान और व्यूहान दोनों ही इस तरह से कमरे में अंधेरा देख काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनका दिल एक अनजाने डर से भर जाता है। दोनों ही भाई जल्दी से कमरे का लाइट ऑन करते हैं और पूरे कमरे में ईशा को ढूंढने लगते हैं, मगर पूरे कमरे में कहीं पर भी ईशा नहीं दिखती हैं, जिसे ना देख उन दोनों का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे पहले वो दोनों ही जोर से ईशा को आवाज लगा पाते, उससे पहले ही उन दोनों की नजर खिड़की पर बैठी ईशा पर पड़ती है, जो बस एक टक खिड़की से बाहर ही देखे जा रही थी। और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी तो उसे इस बात का भी पता नहीं चला कमरे में रोशनी हो चुकी है और ये दोनों डेविल भाई भी आ चुके हैं। ईशा को वैसे देख दोनों ही भाई राहत की एक सांस लेते हैं, वरना वो दोनों तो काफी ज्यादा ही डर गए थे। ऐसे कमरे में अंधेरा देखकर यूहान धीरे से चलकर ईशा के पास जाता है और धीरे से ही अपना एक हाथ ईशा के कंधे पर रख उसका नाम पुकारता है, लिटिल वाइफी। जैसे ही ईशा के कानों में यूहान की धीमी और शांत सी आवाज पड़ती है, साथ ही उसे अपने कंधे पर यूहान के हाथों का स्पर्श महसूस होता है। ठीक वैसे ही ईशा का सारा शरीर कांप उठता है और उसकी आंखें अचानक डर से भर जाती हैं। ईशा डर के कारण अपनी नजरें झुका लेती हैं और उसी डर के कारण अचानक से ईशा का बैलेंस बिगड़ जाता है और जैसे ही ईशा खिड़की से गिरने वाली होती हैं, ठीक वैसे ही यूहान जल्दी से ईशा को गिरने से बचा लेता है और उसे संभाल कर खड़ा कर देता है। पर ईशा यूहान को देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। जिसे ऐसे देख यूहान ईशा को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसके ऐसे गोद में उठाने के कारण तो ईशा पहले से भी ज्यादा डर जाती हैं और उसी डर के कारण वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। जब यूहान देखता है ईशा उससे काफी ज्यादा डर रही हैं, तो वो ईशा को लाकर धीरे से बेड पर बिठा देता है और बिना कुछ बोले ही बाथरूम के अंदर चला जाता है। तो यूहान भी एक नजर ईशा को वैसे ही देख वहां से बाथरूम के अंदर चला जाता है। जिनके कमरे से जाते ही ईशा अपनी आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ कर किसी तरह से अपने डर को शांत करने की कोशिश करती हैं और खुद को समझाने लगती हैं, अब यही तेरी जिंदगी है और ऐसे ही तुझे इनके साथ रहना होगा और तू इन्हें कुछ भी चीज के लिए चाह कर भी मना कर ही नहीं सकती हैं। और अगर तूने जरा सा भी इनका विरोध किया और इन्हें कुछ भी बोला तो उसके बदले में ये दोनों ही तुझे काफी सारी तकलीफें देंगे। ये सोच के ही ईशा अपने आंसुओं को किसी तरह शांत करती हैं। थोड़ी ही देर में दोनों ही भाई सावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलते हैं और कबर्ड से कपड़े निकाल वहीं पर बेशर्मों की तरह पहनने लगते हैं। मगर ईशा के अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी जो वो उन दोनों को एक बार भी अपनी नजरें उठाकर देख भी सके। उद्धरण चिन्ह, इसलिए वो बस अपनी नजरें झुकाए हुए ही होती हैं। तभी व्यूहान की आवाज ईशा के कानों में पड़ती है, जो उससे बोला, लिटिल वाइफी चलो हम डिनर करने नीचे चलते हैं। इतना बोल व्यूहान ईशा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। व्यूहान की बात सुन ईशा उसे मना तो करना चाहती थी, उसे अभी खाना नहीं खाना है क्योंकि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, ना ही उसका मन खाने का था। पर फिर भी वो उसे मना नहीं कर पाती हैं और धीरे से बेड से उठकर खड़ी हो जाती हैं और खुद ही अपने धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकलने लगती हैं।
यूहान बस ईशा को देखे जा रहा था, जो आज काफी ज्यादा अलग और बदली हुई नजर आ रही थी। आज उसने उनके खरीदे हुए कपड़े भी नहीं पहनी थी, बल्कि उसने उसके खुद के ही पुराने कपड़े पहने थी, जिसमें उसने जो सिंपल सा पटियाला सूट पहनी थी, उसमें वो काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। मगर उसके चेहरे का डर और उदासी दोनों ही भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईशा नीचे आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और दोनों ही भाई भी उसके अगल बगल पर बैठ जाते हैं और सिर्फ उनके प्लेट पर डिनर सर्व कर वहां से चला जाता है। ईशा अपनी प्लेट पर खाने को देखती हैं, जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट तो होता है, साथ ही कई तरह का भी होता है, मगर इस समय ईशा का बिल्कुल भी मन नहीं होता है उसे खाने का, क्योंकि खाने को देखते ही उसे वोमिट करने का मन कर रहा होता है। मगर फिर भी इन दोनों डेविल हस्बैंड के डर के कारण ईशा चावल और सब्जी मिक्स कर खाने लगती हैं। पर जैसे ही वो पहला बाइट खाती है, वैसे ही उसका मन करता है वो उसे वापस बाहर ही थूक दे। मगर दोनों ही डेविल उसे ही घूर रहे थे, जिस कारण ना चाहते हुए भी ईशा को उसे अपने गले से नीचे उतारना ही पड़ता है। ईशा को खुद से खाना खाते देख दोनों भाई भी अपना खाना खाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उनका खाना खत्म भी हो जाता है, मगर ईशा अभी भी बस थोड़ा थोड़ा सा ही लेकर खा रही होती हैं। जब यूहान ईशा की प्लेट में देखता है, जिसमें सारा खाना जैसे का वैसा रखा था, बस थोड़ा सा ही निकला था, जिसे देख वो ईशा को देखता है, जिसका चेहरा काफी ज्यादा उदास था और वो खाने को देख मुंह बनाते हुए खा रही थी, बिल्कुल किसी चींटी की तरह। जिसे वैसे देख यूहान अपनी कड़क आवाज में बोला, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम बता सकती हो, तुम्हें ऐसे मुंह बनाकर खाने की जरूरत नहीं है। यूहान की बात सुन यूहान भी ईशा को देखने लगता है, तो ईशा यूहान की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उसी डर के कारण उसकी पलकें भी झपकने लगती हैं और ईशा ये सोचकर भी काफी ज्यादा डर जाती हैं, कहीं ये दोनों डेविल वापस से मिलकर उसे वैसे ही खाना ना खिलाए जैसे उन्होंने पहले खिलाया था। जिसे सोचकर ही ईशा काफी ज्यादा डर जाती हैं और उसी डर के चलते जैसे ही एक बड़ा सा बाइट बनाकर अपने मुंह में डालने ही वाली होती हैं, ठीक वैसे ही ईशा को उल्टी आ जाती हैं। एपिसोड 40। यूहान और व्यूहान के डर के कारण जैसे ही ईशा एक बड़ा सा बाइट बनाकर अपने मुंह में डालने वाली होती हैं, ठीक वैसे ही ईशा को खाने की स्मेल से ही उल्टी आने लगती हैं और वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में ही छोड़कर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख किचन की तरफ काफी तेजी से भाग जाती है और जल्दी से किचन में बने सिंक के पास जा जोरों से उल्टियां करने लगती हैं। ईशा की उल्टियों की आवाज बाहर तक जा रही थी। जब दोनों ही भाई ईशा को ऐसे भाग कर जाते देखते हैं और उसकी उल्टियों की आवाज सुनते हैं, तो वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से किचन की तरफ ही भागते हैं। अंदर किचन में ईशा बस वोमिट किए ही जा रही होती हैं। इस समय ईशा के पेट में कुछ भी नहीं था, जो भी था उसने सारा बाहर निकाल दी थी और बाहर निकालने के बाद भी उसे बस वोमिट आए जा रही थी। यूहान और व्यूहान दोनों ही ईशा के पास आ जाते हैं। यूहान जल्दी से ईशा की पीठ पर हाथ रख उसे सहलाने लगता है, तो व्यूहान जल्दी से ईशा के सामने पानी का ग्लास कर देता है, जिसे ईशा भी ले लेती है और पानी लेकर कुल्हड़ा करने लगती हैं और नल चालू कर सब वहा देती हैं, मगर उल्टी करने की वजह से ईशा को काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, इतनी कि उसे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसका सर भी घूम रहा था। ईशा जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने वाली होती हैं, ठीक वैसे ही यूहान उसे अपनी गोद में संभाल लेता है और अपनी गोद में उठाकर ही किचन से बाहर निकल जाता है। व्यूहान भी एक थमस में गर्म पानी भर किचन से बाहर निकल जाता है। इस समय ईशा ने भी अपनी दोनों बाहें यूहान पर लपेटी हुई थी और उसने अपना चेहरा यूहान के सीने पर टिका रखी थी और अपनी दोनों आंखों को एकदम बंद कर रखी थी। यूहान अपने कमरे में आने के बाद बड़े ही आराम से ईशा को बेड पर लिटा देता है, तो व्यूहान फिक्र करते हुए बोला, भाई क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? वैसे भी मुझे हमारी लिटिल वाइफी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यूहान कुछ सोचते हुए, मुझे भी लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना ही होगा। मुझे भी ईशू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये बोलते हुए ही वो बेड पर लेटी ईशा की तरफ देखने लगता है।
जो उसे ही अपनी आधी खुली आंखों से देख रही होती हैं और उन दोनों की ही बातों को सुन भी रही होती हैं। जिसे सुनकर ईशा अपनी आंखों से आंसू बहाने लगती हैं और रोते हुए ही अपनी कमजोर सी आवाज में मना करते हुए ही बोली, नहीं प्लीज डॉक्टर को मत बुलाओ, मुझे डॉक्टर से डर लगता है, डॉक्टर बहुत गंदे होते हैं, वो सुई लगा देते हैं, प्लीज मत बुलाओ डॉक्टर को। ये बोलते हुए ही ईशा जोर से रो पड़ती है। जिसे ऐसे रोते देख दोनों ही भाई जल्दी से बेड पर चढ़ जाते हैं और ईशा को देखने लगते हैं, जो अपनी आधी खुली आधी बंद आंखों से बस उन्हें ही देखकर रो रही होती हैं। व्यूहान, ईशा को रोते देख ईशु, शांत हो जाओ, हम नहीं बुला रहे हैं डॉक्टर को, पर तुम शांत हो जाओ। ये बोलते हुए ही व्यूहान ईशा के बालों पर हाथ फेरने लगता है और व्यूहान के सर पर हाथ फेरने के कारण जल्दी ही ईशा की आंखें लग जाती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। जब दोनों ही भाइयों के कानों में ईशा के लंबी सांसों की आवाज पड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यूहान गहरी सांस लेकर, अभी रहने देते हैं, अगर कल तक ये ऐसे ही रही तो हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, मगर अभी ये सो चुकी हैं तो हमें इसे ऐसे नहीं ले जाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए, नहीं तो ईशु और भी ज्यादा वापस से डर जाएगी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, अभी हमें ईशा को आराम करने देना चाहिए, नहीं तो वो जाग जाएगी और जागकर अगर वो वापस से हम दोनों से डरने लगी तो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलते हुए ही व्यूहान ईशा के ऊपर बड़ा सा ब्लैंकेट डाल उसका माथा और गला छूने लगता है। यूहान भी ईशा का हाथ पकड़ उसे अपने हाथ में रख हल्का रब करने लगता है और ईशा के एकदम मुरझाए से चेहरे को देखने लगता है, जो कुछ समय पहले खिला हुआ था मगर अभी वो मुरझा सा गया था। जिसे वैसे देखकर यूहान को बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर आदत से मजबूर यूहान अपने चेहरे पर कोई भी भाव आने नहीं देता है। यूहान अपने चेहरे पर काफी सारा दर्द लिए हुए ही ईशा के चेहरे को देखते हुए ही बोला, भाई मैं अब और दर्द नहीं देना चाहता अपनी लिटिल वाइफी को, ना ही मैं अब इसे ऐसे खुद से डरते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी वही पुरानी बाली ईशा वापस चाहिए, जो हमारे आते ही हमारे पास आकर सीधे हमारे सीने से लग जाया करती थी और बच्चों की तरह हमसे बातें किया करती थी। मुझे अपनी वही बाली ईशा चाहिए और अब से मैंने सोच लिया है, अगर ईशु नहीं बोलेगी तो मैं उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये बोलते हुए ही व्यूहान की नजर बस ईशा के मुरझाए हुए चेहरे पर ही थी। यूहान एक गहरी सांसें लेकर, जब तक ये मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगी तब तक ये मेरे गुस्से से बच कर रहेगी, और अगर इसने मुझे गुस्सा दिलवाया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए ही यूहान ईशा के बगल में ही उसकी कमर में अपना एक हाथ डाले लेट जाता है, तो व्यूहान भी ईशा के बगल में ही लेटकर उसे ही देखने लगता है। एपिसोड 41। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं और इन निकलते हुए दिनों के साथ ईशा काफी ज्यादा खामोश सी हो जाती हैं। वो ना ही पहले की तरह बातें करती हैं, ना ही पहले की तरह बच्चों वाली हरकतें करती हैं, बल्कि वो एकदम गुमसुम सी रहने लगी थी। उसे देख ऐसा लगता था जैसे उसने अपने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ ही दी हो। दोनों ही भाई ईशा से जो बोलते, जैसा बोलते ईशा बिल्कुल वैसा ही करती हैं, बिल्कुल वो किसी कठपुतली की तरह करती। अगर खाने को बोलो तो खाती, सोने को बोलो तो सोती, बैठने को बोलो तो बैठती। यहाँ तक अब ईशा उन दोनों ही भाइयों को अपने करीब भी आने से नहीं रोकती, ना ही उन्हें किसी भी चीजों के लिए मना करती थी, बल्कि खुद पर दोनों को उनकी मनमानी करने दिया करती थी। उन्हें जो करना होता करने देती, मगर अब ईशा जैसे उसने बोलना ही छोड़ दी होती हैं। यहाँ तक ईशा अब अपने कमरे में ही रहा करती थी, ना ही वो कमरे से बाहर निकला करती थी, ना ही कहीं जाया करती थी। और ईशा ने खुद इसे ही अपनी जिंदगी बना ली थी और इसे ही अपनी किस्मत समझ ली थी। ऐसा नहीं था दोनों भाइयों ने उसे किसी भी चीज के लिए मना कर रखा था या उस पर कोई भी रोक टोक या पाबंदी लगा कर रखी थी, बल्कि दोनों ने तो ईशा को पूरी तरह से आजादी दे रखी थी। उसे जो करना है वो कर सकती थी, जहाँ जाना है जा सकती थी, मगर ईशा उसने खुद ही अपने आप को उस कमरे और घर में कैद कर रखी थी। यहाँ तक उसने दोनों भाइयों का दिया हुआ मोबाइल भी बंद कर उनके ही कबर्ड में रख दिया था। ईशा बस गुमसुम सी अपने कमरे में रहती, या वो सोया करती या कमरे की खिड़की पर ही बैठी बाहर के नजारे को देखा करती।
जब भी दोनों भाई घर लौटकर आते उन्हें ईशा अपने कमरे की खिड़की पर ही बैठी हुई नजर आती, जिसे एकदम गुमसुम सी, जिसे वैसे देख दोनों ही भाइयों को काफी ज्यादा बुरा लगा करता था। और ऐसे ही कब 3 महीने बीत गए कुछ पता ही नहीं चला था। और आज 3 महीने बाद ईशा की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेड पर अकेली पाती हैं, जिसे देख ईशा ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगती हैं। और कुछ देर तक वैसे ही सीलिंग को देखने के बाद ईशा धीरे से बेड से नीचे उतरती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही ईशा बाथरूम से बाहर नहाकर बाहर निकलती हैं और अपने कपड़े कबर्ड से निकाल उन्हें पहनकर तैयार हो जाती हैं। तैयार होने के नाम पर ईशा बस अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और चेहरे पर क्रीम पाउडर और होठों पर बेबी लिप्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज भी ईशा ने बस वैसा ही किया था और अपने लंबे घने बालों की चोटी बना रखी थी वन साइड बाली। तैयार होने के बाद ईशा कमरे की खिड़की के पास ही जाकर वहां पर चढ़कर बैठ जाती है और बाहर का नजारा देखने लगती हैं। कमरे की खिड़की से बाहर गार्डन का सारा नजारा साफ दिखाई देता था। बाहर गार्डन में काफी सारे सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए थे, जिनके नाम तो ईशा को खुद भी नहीं मालूम था, मगर देखने में वो सारे ही काफी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थे। बाहर गार्डन में ही कई सारे छोटे बड़े फाउंटेन बने हुए थे जो काफी ज्यादा खूबसूरत थे। उसी के साथ एक काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल दूसरे हिस्से में बना हुआ था। ईशा बस रोज उन सुंदर सुंदर फूलों को ही देखा करती, मगर वो अब मुस्कुराती नहीं थी। बस अपने बिना किसी भावों वाले चेहरे से उन फूलों को देखा करती। अभी भी ईशा खिड़की पर बैठी बस बाहर के नजारे को देख ही रही होती है। उतने में ही उसके कमरे का डोर नॉक करते हुए कली अपने हाथ में नाश्ता लिए अंदर आती हैं और उस नाश्ते को टेबल पर ही रख कर वापस बाहर चली जाती हैं। तो ईशा भी खिड़की से उतर टेबल के पास ही आकर नाश्ता करने लगती हैं। अभी ईशा ने बस 2 ही बाइट खाना खाई होगी, उतने में ही उसे वापस से वोमिट जैसा फील होता है, जिस कारण ईशा नाश्ता वैसे ही छोड़ देती हैं और वापस से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मगर खिड़की के पास आने पर भी उसे अंदर से काफी ज्यादा बेचैनी जैसा फील हो रहा था और घबराहट भी। ये बस आज का ही नहीं था, पिछले 3 महीनों से ईशा के साथ ऐसा ही हो रहा था। जब भी वो खाना खाने बैठती उसे हमेशा वोमिट आया करता और काफी ज्यादा घबराहट भी होती, जिस कारण ईशा ठीक से कुछ भी खा नहीं पाती। और जब भी डॉक्टर उसे चेक करने आता ईशा बिल्कुल भी खुद को चेक नहीं करने देती थी, बल्कि वो खुद को बाथरूम में घंटों बंद रखा करती थी। यहाँ तक कई बार बाथरूम के अंदर ही सो जाया करती थी, जिस कारण दोनों भाइयों ने डॉक्टर को बुलाना भी बंद कर दिया था। अभी भी ईशा को काफी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी और उसे काफी ज्यादा खराब महसूस हो रहा था, जिस कारण ईशा कमरे से बाहर निकल जाती हैं फ्रेश हवा लेने के लिए। ईशा धीमे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के बाहर जाने लगती हैं, जिसे बाहर जाते देख कली या कोई भी गार्ड उसे रोकता नहीं है, बल्कि वो ईशा को बाहर निकली देख काफी हैरान होते हैं। ईशा अपना एक हाथ अपने पेट और एक हाथ अपने सीने पर रखी ही घर से बाहर निकलकर सीधे गेट की तरफ बढ़ जाती है। बाहर हर तरफ काफी सारे गार्ड होते हैं, मगर आज कोई भी ईशा को बाहर जाने से रोकता नहीं है, बल्कि वो जहाँ जा रही होती हैं वहाँ पर जाने देते हैं, क्योंकि यूहान और व्यूहान दोनों ने ही सबको ऑर्डर दिया था अगर ईशा कहीं जाए तो कोई उसे रोकेगा नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे जाएगा। पर ईशा को ये मालूम ना होने देगा। ईशा को भी बाहर आकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और वो उस खुली हवा को महसूस कर बस सड़क पर पैदल ही चले जा रही थी और चलते हुए ही ईशा 1 घंटे का सफर पूरा कर एक पार्क में आकर बैठ जाती हैं और इस पार्क में आकर ईशा को काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। अभी ईशा पार्क में बैठी हुई ही थी, उतने में ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे फील कर जैसे ही ईशा अपनी नजरें उठाकर देखती है वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। एपिसोड 42। ईशा फ्रेश हवा खाने के लिए पैदल ही चलते हुए एक पार्क में आकर बैठ जाती हैं, जहां आने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। अभी ईशा एक बेंच में बैठी सामने खेल रहे बच्चों को देख ही रही होती हैं। उतने में ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है,
जिसे फिलकर जैसे ही ईशा अपनी नजरें उठाकर अपने सामने देखती है वैसे ही उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उन आंखों में काफी सारे आंसू आ जाते हैं। इस समय ईशा के सामने एक 22 से 23 साल का लड़का खड़ा हुआ था, जो दिखने में काफी हद तक ईशा के जैसे ही लग रहा था। ईशा और उस लड़के में काफी सारे फीचर एक जैसे थे। उस लड़के को देखते ही ईशा की आंखों के आंसू काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं और वो वैसे ही रोते हुए ही अपनी जगह से खड़ी होकर झट से उस लड़के के सीने से लग अपनी दोनों बाहें उस लड़के की पीठ पर लपेटे ईशा काफी जोरों से रो पड़ती है। ऊ, 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 ऊ। इस समय ईशा इतनी जोरों से रो रही थी कि आसपास मौजूद सारे ही लोगों की नजरें ईशा और उस लड़के पर जम सी जाती हैं और सभी बस उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तो ईशा अभी भी काफी जोरों से रोए जा रही थी और ईशा को रोते देख वो लड़का भी ईशा को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी भी आंखें आंसुओं से भर जाती है। ईशा रोते हुए ही अपने भारी हो चुके गले के साथ ही बोली, भाई आप आ गए भाई। इतना बोल ईशा काफी जोरों से रो पड़ती है। जिसे ऐसे रोते देख ईशा का भाई भी उसे वैसे ही अपनी बाहों में भरे ही रोते हुए ही बोला, ये कैसी हालत हो गई है ईशु तेरी, ये तूने क्या हाल बना रखा है अपना। ये बोलते हुए ही ईशा का भाई ईशा को खुद से दूर कर उसका माथा चूम लेता है और उसकी आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ कर देता है। तो ईशा वापस से अपनी आंखों में आंसू लिए ही रोते हुए बोली, कहाँ रह गए थे भाई आप? आपको पता भी है आपकी बहन के साथ कितना कुछ हो गया। इतना बोल ईशा वापस से जोरों से रो पड़ती है। तो ईशा को रोते देख उसका भाई उसे अपने सीने से लगाकर शांत करवाते हुए ही बोला, हाँ ईशु, मम्मी पापा ने मुझे सब बताया तेरे साथ क्या हुआ और किसने किया, मगर तू अब बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ ना तेरा भाई। अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब तुझे उन लोगों के पास जाने की या उनके घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चल, हम आज ही ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद तुझे किसी का भी कोई खतरा नहीं होगा, ना ही तुझे किसी से भी डरने की जरूरत होगी। तू चल मेरे साथ, में तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये बोलते हुए ही ईशा का भाई ईशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेता है। तो ईशा अपने भाई के दोनों हाथों पर अपने दोनों हाथों को रख रोते हुए ही बोली, नहीं भाई नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। मैं कैसे आपके साथ चल सकती हूँ जब मेरी शादी हो चुकी है। मैं नहीं आ सकती आपके साथ। ये बोलते हुए ही ईशा जोर से रो पड़ती है। ईशा का भाई, कैसी शादी ईशु? तू किस शादी की बात कर रही है? शादी किसी एक इंसान से होती है, दो से नहीं। और तू खुश नहीं है, तेरी आंखें मुझे बता रही हैं तू बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे कैसे दुखी छोड़ सकता हूँ? तू मेरे साथ चल रही है ईशु, मैं कुछ और नहीं जानता हूँ। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। हालत देखी है तूने अपनी, क्या हालत हो गई है तेरी, कितनी कमजोर लग रही है तू, ऊपर से इतनी पतली भी हो गई है। पता नहीं वो लोग तेरे साथ कितना कुछ नहीं करते होंगे। ये बोलते हुए ही ईशा के भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशा अपने सारे आंसुओं को साफ कर, नहीं भाई मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, आप बस अपना और मम्मी पापा का ध्यान रखना। आप मेरी फिक्र छोड़ो और ये बताओ आप आज ही आए हो? उद्धरण चिन्ह, लंदन से या पहले ही आ गए? ये बोलते हुए ही ईशा अपने सारे आंसुओं को साफ कर लेती हैं। ईशा का भाई ईशा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, मैं आज सुबह ही आया हूँ और मैं इनफैक्ट घर ही जा रहा था तभी मुझे तू यहाँ दिख गई। मुझे मम्मी ने कॉल पर सब बताई थी और ये भी बताई क्यों उन दोनों ने तुझे अपने घर से जाने के लिए कहा। पर अब तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तेरा भाई आ गया है ना, तो अब तेरा ये भाई उन लोगों से तेरी रक्षा करेगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। ईशा मना करते हुए ही, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ सकती आपके साथ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी हो चुकी है और यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है जिसे आप या मैं हम दोनों ही बदल नहीं सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी मेरे कारण आपको या घर वालों को परेशानी हो, इसलिए प्लीज भाई आप ये भूल जाओ। आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे और आपको मेरी ये बात माननी ही होगी।
इतना बोल ईशा शांत हो जाती हैं। ईशा की इस बात को सुन ईशा का भाई एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए ही बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे साथ चल करके तुझे, पर सच बोल, तू बिल्कुल भी खुश नहीं है ना? और मैं ये बात तेरी आंखों को देख कर ही बता सकता हूँ, क्योंकि भाई हूँ तेरा और प्यार करता हूँ तुझसे। ये बोलते हुए ही वह वापस से ईशा का माथा चूम लेता है। ईशा कड़वाहट भरी मुस्कान लिए, जोड़ क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं खुश हूँ या नहीं, मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, आपके सामने यही काफी है। फिर बात बदलते हुए, भाई चलो ना कुछ खाते हैं, वैसे भी मेरा कुछ तीखा और चटपटा सा खाने का मन है। इतना बोल ईशा अपनी बाह अपने भाई की बाह में डाल देती हैं। तो ईशा का भाई भी फीका सा मुस्कुरा कर हाँ मैं अपना सर हिला देता है। मगर ईशा इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। उसकी काफी सारी फोटो निकाली जा रही है, साथ ही वीडियो भी बनाया जा रहा है, जो सीधे उसके डेविल हस्बैंड के पास जाने वाला है। जिसके बाद क्या होने वाला है ये तो ईशा को भी नहीं पता था। एपिसोड 43 उव इंडस्ट्री। इस समय दोनों ही डेविल भाई काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उन दोनों के ही हाथों में ईशा और उसके भाई दोनों की ही फोटो होती हैं, जिनमें ईशा और उसका भाई दोनों कभी एक दूसरे के गले लगते हैं, तो कभी उसका भाई ईशा के माथे पर किस करता है, तो कभी गालों पर अपने हाथों को रखता है, तो कभी वो दोनों सड़क किनारे खड़े होकर पानी पूरी खा रहे होते हैं और हंस हंस कर बातें किए जा रहे होते हैं। वो सारी ही फोटो ऐसे ली गई थी जैसे ईशा और उसका भाई वो दोनों ही भाई बहन ना होकर कोई कपल हो। और ऊपर से वो वीडियो जिसमें ईशा के पार्क में जाकर बैठने से लेकर पानी पूरी खाते तक की सारी बातें रिकॉर्ड थी, मगर उसमें कहीं भी कोई आवाज नहीं थी, बस रिकॉर्डिंग ही थी। और उसमें वो सब रिकॉर्ड हुआ था जो पार्क में जाने के बाद ईशा और उसके भाई ने एक दूसरे के गले लगे और काफी ज्यादा करीब भी थे, जिसे देख दोनों का डेविल्स भाई का गुस्सा तो मानो आसमान छू जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे ईशा किसी दूसरे अनजान लड़के के करीब गई है और उससे इतनी ज्यादा प्यार से बातें की है, जिसे देख दोनों को ऐसा लगता है जैसे वो लड़का ईशा का कोई बॉयफ्रेंड होगा या फिर उसका मंगेतर जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। और ईशा उन दोनों की पत्नी होते हुए भी किसी और गैर मर्द के गले लग उससे ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही हैं, जिसे देख दोनों ही भाई का खून खोल जाता है। मगर वो दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं जिस लड़के को वो दोनों ईशा का भाई या बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ईशा का भाई ही है। पर दोनों ही डेविल अपने गुस्से में ये भी नहीं देख पाए ईशा और उस लड़के का फेस एक दूसरे से कितना ज्यादा मिलता है। यूहान गुस्से में ही अपने हाथों की मुठिया भींच कर, देख रहे हो भाई, हमारी लिटिल वाइफी बस हमारे सामने ही डरने का नाटक करती हैं और हमारे साथ ही इतनी ज्यादा रूड होती हैं, मगर दूसरे मर्दों के साथ वो कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, जैसे हम उसे खुश रखते ही नहीं है क्या? वो भूल गई वो हमारी बीवी है और उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार है। लगता है वो इस बात को भूल चुकी हैं और उसे ये बात याद दिलानी ही होगी, नहीं तो आज उस लड़के के गले लगी है, कहीं कल उसके भी। बोलते हुए ही यूहान अपने शब्दों को अपने अंदर ही रोक लेता है और वापस से वैसे ही गुस्से में बोला, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे तरफ नजरें उठा देखने की भी, और उस लड़के ने हमारी बीवी को छूने की हिम्मत की। उस लड़के को इसकी सजा मिलकर रहेगी और गलती करने वालों के लिए हमारी नजरों में बस एक ही सजा है और वो है मौत की सजा। मगर उससे पहले मुझे हमारी लिटिल वाइफ से भी मिलना है और उससे पूछना है, क्या हम उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते जो वो किसी और मर्द के गले जाकर लगी है। ये बोलते हुए ही यूहान इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यूहान को ईशा को किसी और की बाहों में देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जो वो गुस्से में ही अपने केबिन का सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। यूहान को गुस्सा करते देख यूहान जल्दी से अपने भाई के पास जा उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए बोला, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। ईशु हमारी पत्नी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी, और उस पर हमारा ही हक है, किसी और का नहीं। और अगर आप ऐसे ही गुस्सा करोगे या उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो हम उसे पूरी तरह से खो सकते हैं। वैसे भी ईशु हमारे साथ बस एक जिंदा लाश की तरह ही रह रही हैं।
यहाँ तक पिछले 3 महीनों में वो एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। और अगर बाहर निकली भी है तो बस डिनर करने के लिए। हमने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे पहले ही पूरी तरह से खो दिया है। यहाँ तक अब उसके चेहरे पर ना ही कोई हंसी है, ना ही कोई मुस्कान है। यहाँ तक ईशु को देख ऐसा लगता है जैसे वो बस जिंदा लाश बनकर रह गई है। और अगर आज आपने अपना गुस्सा ईशु पर उतारा तो हो सकता है भाई आज के बाद हम दोनों उसे पूरी तरह से ही खो बैठे। जैसे ही यूहान इस बात को बोलता है ठीक वैसे ही यूहान की आंखें एकदम कठोर सी हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ आज पूरे 3 महीनों बाद ईशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो भी बस इसलिए क्योंकि वो आज अपने बड़े भाई से मिली थी। ईशा अपने भाई को बाय बोल वापस से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर रहते हुए उसे अब 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चला था। ईशा अपने कमरे की खिड़की पर बैठी अपने भाई और अपनी मुलाकात को याद कर मुस्कुराए जा रही थी। और इस समय ईशा अपने दिल से खुश होती हैं। साथ ही ईशा का एक हाथ उसके पेट पर होता है, क्योंकि उसे अपने पेट पर हल्का दर्द जो हो रहा होता है। ईशा खुद से ही बातें करते हुए उस पेट के दर्द को पूरी तरह से इग्नोर कर बोली, पूरे 1 साल बाद आज आपको देखी हूँ भाई मैंने, और आज आपको इतने समय बाद देखने पर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई है ये मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और अब मम्मी पापा भी आपको पूरे 1 साल बाद अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। ये बोलते हुए ही ईशा मुस्कुराए जा रही होती हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एपिसोड 44 रात का समय। यूहान और व्यूहान दोनों ही भाई आज लेट आते हैं, वरना वो दोनों ही रोज 8 बजे के पहले ही घर पहुंच जाते हैं। मगर आज दोनों को ही घर आने में 10 बज जाता है। ऊपर कमरे में ईशा खिड़की पर ही बैठी हुई होती हैं और वो अभी भी अपने भाई से मिलने वाली बातों को याद कर खुश हो रही थी। और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी उसके दोनों ही डेविल पति घर आ चुके हैं। क्योंकि ईशा जिस खिड़की पर बैठी थी उस जगह से उसे बस गार्डन ही दिखा करता था, मेन गेट नहीं, जिस कारण उसे कभी ये पता ही नहीं चलता था उसके दोनों पति कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। ईशा अपने कमरे में रोज की तरह ही लाइट ऑफ किए ही बैठी हुई होती हैं। तभी दोनों ही भाइयों की एंट्री रूम के अंदर होती हैं, जहां आते ही सबसे पहले यूहान लाइट ऑन करता है। और लाइट ऑन करते ही उसकी नजर सबसे पहले खिड़की पर बैठी ईशा पर पड़ती है, जिसे देखते ही यूहान को वो सारी फोटो और वीडियो याद आ जाती है। साथ ही उसे ये सब भी याद आ जाता है कैसे ईशा किसी गैर मर्द के गले लग जोरों से रो रही थी और उससे प्यार भरी बातें कर रही थी, उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उस लड़के के साथ काफी ज्यादा खुश भी थी, जिसे याद आते ही यूहान की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं। और वो जैसे ही गुस्से में ईशा की तरफ बढ़ने वाला होता है ठीक वैसे ही यूहान उसका हाथ पकड़ उसे अपनी आंखों से ही ना में इशारा करता है, जिसे समझ यूहान किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर बाथरूम में चला जाता है। तो यूहान उसे भी इस समय गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, मगर वो किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर ईशा के तरफ ही अपने कदमों को बढ़ा देता है। तो ईशा वो अभी भी खिड़की पर बैठी हल्का सा मुस्कुरा रही होती हैं। ईशा अपनी सोच में इतनी ज्यादा खो जाती है, जो उसे पता ही नहीं चलता है व्यूहान कब उसके पास आकर खड़ा हुआ और कब से उसे देख रहा है। ईशा अपने होश में तब आती है जब उसे अपने कंधे पर व्यूहान के हाथों का स्पर्श महसूस होता है। ईशा जैसे ही फील करती है उसके कंधे पर उसके दोनों डेविल पतियों में से किसी एक ने अपना हाथ रखा है, ठीक वैसे ही ईशा के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती हैं और उसके चेहरे पर अब डर की लकीरें आ जाती है। ईशा डरते हुए ही अपनी नजरें व्यूहान के तरफ करती हैं और जैसे ही वो व्यूहान को अपने ठीक बगल में देखती हैं ठीक वैसे ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और वापस से उसका सारा बदन हल्का सा कांप जाता है। और ईशा डरते हुए ही जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती हैं। जब व्यूहान देखता है ईशा जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, वो अब उसे देखते ही डर रही है, जिसे देख व्यूहान को ईशा पर गुस्सा तो आ रहा होता है क्योंकि ईशा उसकी पत्नी है और वो अपने ही पति को देखकर काफी ज्यादा डर रही हैं।
मगर वो उस लड़के के गले लग जोरों से रो रही थी, साथ ही उसके काफी करीब भी थी, जिसे याद कर व्यूहान को भी काफी गुस्सा आ रहा था। मगर व्यूहान किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर ईशा को अपनी गोद में उठा लेता है और खिड़की को अंदर से बंद कर देता है। व्यूहान की गोद में जाते ही ईशा का कांपना कम हो जाता है और वो बिना कुछ बोले ही बस अपनी नजरें झुकाए होती हैं, क्योंकि 4 महीनों से इन दोनों भाइयों के साथ रहते हुए और 3 महीनों से इनकी मनमानी खुद पर सहते हुए ही ईशा को अब इन सभा चीजों की आदत पड़ गई थी, जिस कारण से उसका कांपना कम हो जाता है। मगर ईशा अपनी नजरें झुकाए ही रहती हैं और कुछ भी नहीं बोलती हैं, तो व्यूहान भी ईशा को लाकर सोफे पर बिठा देता है और खुद उससे दूर होकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी बाथरूम से व्यूहान अपनी कमर में टॉवेल लपेटे रूम में आता है और व्यूहान बाथरूम में चला जाता है। यूहान सोफे पर एकदम खामोश सी किसी पुतले की तरह बैठी ईशा को देखता है, जो बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे व्यूहान उसे छोड़कर गया था, जिसे वैसे देखकर यूहान कबर्ड से अपने कपड़ों को निकाल पहन लेता है और ईशा के पास ही आकर बैठ जाता है। यूहान को अपने बगल में देखकर ईशा हल्का सा सहम जाती है, मगर वो अपनी नजरें झुकाए हुए ही रखती है। वैसे भी अब ईशा के अंदर का डर भी इन डेविल के साथ रहते हुए कम हो ही चला था, क्योंकि उसे इनकी अब आदत सी पड़ ही गई थी। ईशा को इस तरह से अपनी नजरें खुद से झुकाते देख यूहान ईशा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है, जिसके ऐसा करने पर भी ईशा कोई विरोध नहीं करती हैं, न ही उससे अलग होने की कोशिश करती हैं, बल्कि वो बस शांति से यूहान की गोद में बैठी होती हैं। जिसे ऐसे शांत देख यूहान ईशा की ठुड्डी को अपने एक हाथ से ऊपर कर देता है, जिसके ऐसा करने पर ईशा की नजरें यूहान की नजरों से जा टकराती है और ईशा अपनी बिना भावों वाली आंखों से यूहान की आंखों में देखने लगती हैं। इस समय ईशा की आंखों में कोई भाव नहीं थे, और अगर कुछ था तो वो बस दर्द ही दर्द भरा पड़ा था। साथ ही उसके चेहरे पर भी दर्द की लकीरें ही होती हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं, जिसे ऐसे देखकर यूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे वो पल याद आ जाता है जब ईशा बड़ी ही मासूमियत और प्यार के साथ उन दोनों भाई को हनी बोलकर पुकारा करती थी, जिसे याद कर यूहान ईशा की आंखों में देख प्यार से बोला, लिटिल वाइफी मुझे हनी बोलकर पुकारो। ईशा यूहान की आंखों में देखते हुए ही बिना किसी इमोशन के हनी उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यूहान ईशा के इन बिना इमोशन वाले शब्द को सुनता है, वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। एपिसोड 45। ईशा के बिना किसी भावों वाले शब्दों को सुनकर यूहान की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और उसे ईशा पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ईशा उसे वैसे बिल्कुल भी नहीं पुकार रही थी जैसे वो पहले पुकारा करती थी, और न ही ईशा के शब्द में वो प्यार और अपनापन था जो पहले हुआ करता था। ईशा अभी भी यूहान की आंखों में ही बिना किसी भाव के देखे जा रही होती हैं, और यूहान हल्के गुस्से में ईशा को घूर रहा था। अब तक यूहान भी ईशा और अपने भाई के पास ही आकर बैठ जाता है और वो ईशा को यूहान की गोद से उठाकर अपनी गोद में बिठा प्यार से बोला, ऐसे नहीं ईशु, वैसे बोलो जैसे तुम पहले बोला करती थी, प्यार सी हनी। ये बोलते हुए ही व्यूहान ये उम्मीद कर रहा था ईशा आज बिल्कुल वैसे ही प्यार से हनी बोलकर पुकारे जैसा वो पहले किया करती थी। ईशा व्यूहान की बात सुन उसे भी बिना किसी भाव और इमोशन के है बोली, हनी। व्यूहान का दिन ईशा के इन बिना इमोशन वाले शब्द को सुनकर दर्द सी भर जाता है और उसके सामने ईशा का महीनों पहले वाला चेहरा आ जाता है। जी वो बड़े ही प्यार और अपनेपन से उन्हें हनी बोलकर बुलाया करती थी, जिसे याद कर व्यूहान वापस से बोला, लिटिल वाइफी ऐसे नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम पहले बोला करती थी। प्यार और अपनेपन के साथ खुशी से ये बोलते हुए है व्यूहान प्यार से ईशा की आंखों में देख वापस से अपनी बेहद धीमी सी आवाज में बोली, हनी। इतना बोल ईशा वापस से व्यूहान की आंखों में देखने लगती हैं, मगर उसकी आंखों में व्यूहान को देखते हुए वो कोई भाव नहीं होते हैं जो पहले हुआ करते थे, जिसे महसूस कर व्यूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो ईशा पर गुस्सा कर उसे डराना नहीं चाहता था। इसलिए व्यूहान प्यार से ही ईशा को देखते हुए ही बोला, क्या तुमने खाना खाए? उद्धरण चिन्ह। ईशा बिना भाव के ही ना में सर हिला देती हैं, जिसे देख व्यूहान वैसे ही प्यार के साथ बोला, ठीक है चलो हम खाना खा लेते हैं।
इतना बोल यूहान यूहान को कुछ इशारा करता है जिसे समझ कमरे से बाहर निकल जाता है और 5 मिनट के अंदर ही कमरे में वापस से आ जाता है। और इस बार उसके हाथ में खाने से भरा ट्रे होता है, जिसे लेकर वो सोफे पर ही आकर बैठ जाता है और प्लेट टेबल पर रख तीनों के लिए खाना लगाने लगता है। यूहान खाना निकालकर ईशा के तरफ करता है, जिसे देख ईशा अपना मुंह खोल खाना खाने लगती हैं। और वो दोनों को मना नहीं करती हैं। ऐसे ही दोनों भाई ईशा को भी खिला रहे होते हैं और खुद भी खा रहे होते हैं। अभी ईशा ने बस एक ही रोटी खाई होती है। उतने में ही उसे अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिस कारण से ईशा अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लेती हैं और अपनी आंखें बंद करने लगती हैं। साथ ही ईशा के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था वो अब इससे ज्यादा खा नहीं पाएगी और अगर उसने जबरदस्ती खाई भी तो वो सारा खाना वापस से बाहर ही निकाल देंगी। इस समय ईशा को अपना सर हल्का सा भारी जैसा महसूस होता है, साथ ही उसे अपने पेट पर हल्का दर्द भी हो रहा था, जिस कारण से ईशा अपनी आंखें बंद कर यूहान के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है, मगर उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी वो अपने दोनों पतियों से ये बोल भी सके उसे और खाना नहीं खाना है। ईशा को ऐसा करते देख यूहान के आगे बढ़े हाथ पीछे हो जाते हैं और वो थोड़ा सा परेशान होते हुए ही बोला, ईशु क्या तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। यूहान की बात सुन ईशा बड़ी ही मासूमियत के साथ हाँ मैं अपना सर हिला देती है, पर कुछ भी बोलती नहीं है। यूहान परेशान होते हुए, लिटिल वाइफी तुम्हें कब से ये दर्द हो रहा है और तुमने हमें बताई क्यों नहीं? ये बोलते हुए ही यूहान धीरे से अपना एक हाथ ईशा के पेट पर रख देता है और महसूस करने की कोशिश करने लगता है ईशा का पेट क्यों दर्द कर रहा है। ईशा यूहान की बात सुन उसकी आंखों में देखने लगती हैं और कड़वाहट भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, जिसे वो वापस दबा लेती हैं और अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए ही यूहान की आंखों में देखने लगती हैं, मगर कुछ भी बोलती नहीं है। यूहान ईशा को अपनी गोद में लिए ही सोफे से उठ जाता है और बेड के पास आ बड़े ही आराम से ईशा को बिस्तर पर लिटाकर खुद भी उसके बगल में ही बैठकर ईशा के पेट पर हल्के हाथों से मसाज करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और यूहान के हाथों का स्पर्श अपने पेट पर महसूस करने लगती हैं। यूहान भी अपना खाना छोड़ बेड पर आ जाता है और ईशा के बगल पर दूसरी तरफ बैठ ईशा को ही देखने लगता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिसे वैसे देख यूहान को वापस से फोटो और वीडियो दोनों की याद आती है, जिसे याद कर यूहान हल्के गुस्से में ही ईशा को देख बोला, आज तुम कहाँ पर गई थी? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ईशा के कानों में यूहान की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, वैसे ही उसका सारा बदन डर से कांप जाता है और उसकी आंखें जल्दी से खुल जाती है और ईशा डरते हुए ही यूहान को देखने लगती हैं, जो उसे गुस्से में घूरते हुए ही देखे जा रहा होता है, जिसे वैसे देख ईशा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो डरते हुए ही धीरे से अपने कैपते हुए होठों के साथ ही बोली, पा पा र क पाक बोलते हुए ही ईशा की आंखें काफी ज्यादा डर से भर जाती है।